हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय देखा था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनको हमने समझा। अब हम लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का दूसरा अध्याय देखेंगे। अध्याय है संघवाद। उसी से रिलेटेड बिंदु है संघवाद। जो पहला पार्ट हमने देखा था सत्ता की साझेदारी, उसी से रिलेटेड ये बिंदु है। इसमें संघीय शासन व्यवस्थाओं के संबंध में हम पढ़ेंगे। पार्ट में हम देखेंगे कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है। शासन व्यवस्थाओं के कई प्रकार होते हैं, जिसमें जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, दो तरह की आमतौर पर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। इन शासन व्यवस्थाओं में संघात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इस पाठ में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अंक होंगे 4 नंबर का प्रश्न आएगा। एक ही प्रश्न आएगा 4 नंबर का, बड़ा प्रश्न। इसका मतलब यह है कि हमें इस पाठ की डिस्क्रिप्टिव तैयारी करनी है और इसमें से जो भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनेंगे उन प्रश्नों को हम साथ साथ सोल्व करते जाएंगे और पाठ के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब संघवाद का मतलब है कि एक तरह से नाम का अर्थ हम देखें तो सामूहिकता। संघवाद का मतलब है सामूहिकता। 2 या 2 से अधिक इकाइयों का आपस में मिलना, जुड़ना, जुड़ करके एक साथ आना, वो कहलाएगा संघवाद। अब राजनीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजनीति में आमतौर पर संघीय और एकात्मक 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संघीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि यदि केंद्रीय सरकार से सत्ता उसकी अनुषंगी इकाइयों में बांट दी जाए, केंद्रीय सत्ता केंद्र सरकार और अनुषंगी इकाइयों में बांट दी जाए तो उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना। केंद्रीय सत्ता, कौन सी सत्ता? केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता यदि केंद्र और उसकी अनुषंगी इकाइयों में, अनुषंगी इकाइयों में, इनके बीच अगर सत्ता का बंटवारा होता है तो यह व्यवस्था समेकित रूप से संघीय व्यवस्था कहलाती है। संघीय व्यवस्था का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए आपको। परिभाषा कि केंद्रीय सत्ता को यदि केंद्र और अनुषंगी इकाइयों के मध्य बांट दिया जाए तो यह व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता के पास ही सारी केंद्रीय सत्ता जो है वो केंद्र सरकार के पास ही रहती है। अनुषंगी इकाइयां जो भी हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा सत्ता दी जाती है। ये जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें केंद्रीय सत्ता का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा। संविधान द्वारा अनुषंगी इकाइयों को और केंद्र सरकार को सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था संरचना को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन यह संघीय शासन व्यवस्था अलग अलग देशों के अपने अपने हिसाब से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से तय की जाती है। संघ का निर्माण जो है, संघ का मतलब है समूह है, सीधा साधा अर्थ है। संघ का मतलब समूह है। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के समूह बनाते हैं या 2 या 2 से अधिक देश मिलकर के एक समूह बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। जैसे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है तो वो 2 या 2 से अधिक देशों, बहुत सारे देशों से मिलकर बना है। जैसे भारत सरकार, भारत का जो संघ है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ एक संघ है। इस प्रकार से जो संघीय व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है और किस प्रकार से इसका गठन होता है, ये सारी चीजें इस पाठ में हम
पढ़ेंगे। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए और भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, संचालित हो रही है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि पाठ में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा जिसको हम पेपर में बड़ा प्रश्न कहते हैं। तो अब सबसे पहले परिभाषा आपको समझ में आ गई कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है केंद्रीय सत्ता को केंद्र और अनुसंघीय इकाइयों के मध्य बांट देना, यह है संघीय शासन व्यवस्था। अब इस बिंदु में सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न बनता है 4 नंबर का। तो संघीय शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था जो है इनमें अंतर देखना है। संघीय शासन व्यवस्था को मैंने आपको समझाया कि 2 या 2 से अधिक इकाइयां मिलती हैं और एक संघ का निर्माण करती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें फिर संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता है वो इनमें बट जाती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो अब इनका अगर हम अंतर देखें तो अंतर इस प्रकार से होगा कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों में अंतर, पहला अंतर यह होगा कि संघीय शासन व्यवस्था है उसमें केंद्रीय सत्ता केंद्र और अनुसंघीय इकाई, केंद्र और इकाइयों में संविधान द्वारा बंटा हुआ होता है। संविधान द्वारा स्पष्ट विभाजन होता है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का केंद्र और इकाइयों में संविधान द्वारा स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में हम देखें तो केंद्रीय सत्ता का मतलब है सबसे बड़ी सत्ता, यानी निर्णय करने की सत्ता, कानून बनाने की सत्ता, नीतिगत डिसीजन लेने की सत्ता, जो पावर जो है उसकी बात है। तो केंद्रीय सत्ता है वो संविधान द्वारा वितरित नहीं होती है। सत्ता संविधान द्वारा वितरण नहीं होता है। तो वितरण कैसे होता है इसका? केंद्रीय सत्ता है उसका एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में केंद्रीय सत्ता का वितरण संविधान द्वारा न होकर के कैसे होता है, जो केंद्र सरकार होती है, समझने के लिए हम देखें कि केंद्र सरकार होती है वही अपने अधीनस्थ इकाइयां हैं, जैसे चाहे राज्य मान लो या अन्य इकाइयां जो भी जिनके द्वारा ये संघ का निर्माण हुआ है, अन्य देशों के द्वारा या राज्यों के द्वारा। तो केंद्र सरकार जो है वो अपने अधीनस्थ सरकारों को केंद्र सरकार अपनी मर्जी से शक्तियां देगी। यहां पर संविधान ने दे दिया, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। संविधान ने जो शक्तियां दे दी वो दे दी, उन पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अधीनस्थ इकाइयों को दी जाती है, या मान सकते हैं हम राज्यों को दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार अगर चाहे तो जब चाहे शक्तियां बढ़ा सकती है राज्यों की, जब चाहे शक्तियां कम कर सकती है। तो एक अंतर तो ये हुआ। अब दूसरा अंतर, संघीय शासन व्यवस्था जो है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इकाइयां स्वायत्त होती हैं, स्वायत्त इकाइयां होती हैं। केंद्र और राज्य की दोनों इकाइयां स्वायत्त इकाइयां होती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। राज्य सरकारें जो हैं केंद्र सरकार की अधीन इकाइयां होती हैं, केंद्र सरकार की अधीन इकाई। इस शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार है वो राज्यों को अपनी मन मर्जी से ऑर्डर नहीं दे सकती, बहुत ज्यादा कुछ करने को राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती।
जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है। राज्यों को जैसा केंद्र सरकार आदेश देती है वैसा राज्यों को मानना ही पड़ता है, अन्यथा केंद्र सरकार उसकी शक्तियों में कटौती कर सकती है। तो इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था में तीन मूल अंतर हमने देखे हैं कि केंद्रीय सत्ता है उसका वितरण संविधान द्वारा होता है, इसमें संविधान द्वारा वितरण नहीं होता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य की जो सरकारें हैं वो स्वायत्त सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार की ये अधीन इकाइयां होती हैं। जबकि और तीसरा अंतर है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा आदेश नहीं दे सकती, बाध्य नहीं कर सकती किसी भी बात को मानने के लिए। और यहां पर जो एकात्मक शासन व्यवस्था है इसमें राज्यों को आदेश दे सकती है और अपनी मर्जी से जैसा वो केंद्र सरकार चाहती है वैसा राज्यों से करवा सकती है। तो ये मूलभूत अंतर हैं संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में। ये अपना प्रश्न है, संघीय शासन और एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। तो ये मोटे तौर पर हम अंतर देख सकते हैं कि केंद्रीय सत्ता का विभाजन, दूसरा आदेश देना और स्वायत्तता, ये तीन मोटे मोटे अंतर हम देख सकते हैं। तो चौथा अंतर है इसमें, वो ये है कि यहां राज्य सरकारें जब इनको शक्तियां संविधान द्वारा दे दी जाती हैं तो राज्य सरकारें जनता के लिए जवाबदेह होती हैं, जनता के लिए जवाबदेह। और ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था है इसमें राज्य सरकारें केंद्र के लिए जवाबदेह होती, केंद्र सरकार के लिए जवाबदेह। ये चार अंतर हो गए, स्पष्ट क्लियर चार अंतर हो गए। 4 नंबर का प्रश्न है संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, तो हमें 4 अंतर दिखाने हैं। आमतौर पर एक अंतर जो है वो 1 नंबर का बनेगा अपना। अब इसको और एक बार आप इसकी ब्रीफिंग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन संघीय में, एकात्मक में संविधान द्वारा वितरण नहीं होता है। दूसरा अंतर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वायत्त अपनी स्थिति रखती हैं, दोनों को स्वायत्तता प्राप्त होती है। यहां पर केंद्र सरकार की अधीन इकाई होती है ये, और ये राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों को कोई विशेष आदेश नहीं दिया जा सकता, और एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार आदेश दे देती है, जनता के लिए जवाबदेह होती है। और यहां पर केंद्र सरकार के लिए यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की जो अनुषंगी इकाइयां हैं या राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के लिए जवाबदेह होती है। ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके पश्चात दूसरा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपका यहां से अगला अपना बिंदु है, उसी के हिसाब से अगला प्रश्न बनेगा संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। ये अंतर हुआ, अंतर के पश्चात हम देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो आमतौर पर 4 नंबर का प्रश्न इस पार्ट में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा, ये कंफर्म है। हमारा जो बोर्ड का टाइम टेबल जो विभाजन आया ना, अंक विभाजन, उसके हिसाब से 4 नंबर का प्रश्न इस पार्ट में से आएगा ही आएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो मिनिमम हमें 4 बिंदु तो लिखने ही लिखने होंगे उत्तर में। तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, क्वेश्चन अगर अगला हम देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, संघीय शासन व्यवस्था, वही 4 नंबर का प्रश्न। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा उसी प्रकार से हमारी विशेषताएं, परिभाषाओं से ही विशेषताएं निकलकर सामने आएंगी। कि हमने परिभाषा पढ़ी थी कि केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय शक्ति जो है उसका अनुषंगी इकाइयों और केंद्रीय इकाई में संविधान द्वारा विभाजन होता है। तो इसकी पहली विशेषता तो ये हो गई कि 2 स्तर की सरकार होगी, कम से कम 2 स्तर की सरकार। दूसरी विशेषता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तीसरी विशेषता, एक ही जन समूह पर शासन।
चौथी विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 विशेषताएं तो अपने को कम से कम याद करनी ही करनी है। तो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है 2 स्तर की सरकार होगी। यहां पर 2 स्तर की सरकार का मतलब एक केंद्रीय सरकार और दूसरी प्रांतीय सरकार। भारत में जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं, भारत की भी जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है। तो उसमें प्रांतीय सरकार कहते हैं, कहीं पर कहीं राज्य सरकार कहते हैं। तो भारत में जिसको राज्य सरकार कहा जाता है। तो पहली विशेषता तो यह हो गई कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों वाली सरकार होती है। दूसरी विशेषता शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। जो भी कार्य सूचियां हैं, जितने भी बिंदु हैं, कानून निर्माण से संबंधित जितनी बातें हैं, वो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती है कि किस बिंदु पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस बिंदु पर स्थानीय सरकार, आपकी राज्य सरकार कानून बनाएगी। आमतौर पर जो देश की सुरक्षा से संबंधित या विदेशिक मामले होते हैं, उससे संबंधित, उनसे जुड़े हुए जो और देश की एकता से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं, और अन्य जो बिंदु हैं वो राज्य सरकारों के पास होते हैं। तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया हुआ होता है संविधान के द्वारा संघीय व्यवस्था में। फिर एक ही जन समूह पर शासन, ये विशेष बात है। एक ही जन समूह पर शासन, 2 सरकारें शासन करती हैं। हमने पढ़ा है, अभी पहला बिंदु पढ़ा है कि 2 स्तर की सरकार होती है। तो एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकार होती है। दोनों ही सरकार एक ही जन समूह पर शासन करती है। यानी आप और मैं, हम जनता है, हमारे ऊपर 2 सरकार शासन करती है। वैसे तो भारत में तो 3 स्तर की सरकार है। हमारे स्थानीय स्तर की और सरकार होती है, जो पंचायत हमारी, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो गांव में जो सरपंच है वो भी हमारे ऊपर शासन करता है। फिर राज्य स्तर पर हम चले तो मुख्यमंत्री और उसकी सरकार भी हमारे ऊपर ही शासन करती है। और उससे ऊपर चले केंद्र सरकार में, तो दिल्ली, भारत सरकार जिसको कहते हैं हम, जो हमारी दिल्ली में अवस्थित है, वो सरकार भी हमारे ऊपर ही शासन करती है। अर्थात एक आदमी पर ही 3 सरकार या 2 सरकार मान सकते हैं हम। कई देशों में 2 स्तरीय, कई देशों में 3 स्तरीय। तो एक ही व्यक्ति पर, एक ही नागरिक पर 2 स्तर की सरकारें शासन करती हैं। ये कैसे? इसको समझने के लिए ज्यादा इसमें दिमाग पर जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा साधा हिसाब यही है आपका कि जैसे आप कक्षा में पढ़ते हैं, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी, और आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में 6 गुरुजी पढ़ाने के लिए आते हैं, 6 टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं। अलग अलग विषयों के 6 विषय, 6 विषयों के अलग अलग टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाते तो आपको ही है। एक ही कक्षा को, कक्षा 10 में बैठने वाले विद्यार्थी को 6 टीचर पढ़ाते हैं। अब 6 टीचर पढ़ाते हैं तो आपको स्पष्ट है कि हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका एक निर्धारित क्राइटेरिया है कि उनको हिंदी विषय पढ़ाना है। इसी प्रकार अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विज्ञान वाले विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक वाले सामाजिक पढ़ाएंगे। यानी सबका एक निर्धारित एरिया है कि वो अपने दायरे में रह करके पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार का अपना दायरा है और राज्य सरकार का अपना दायरा है। केंद्र सरकार किस बिंदु पर कानून बनाएगी, कानून लागू करेगी, वो अलग स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। राज्य सरकार अलग अपने हिसाब से कानून बनाएगी और आप अपने कानून लागू करेगी। इसलिए हमारे इस व्यवस्था का, ऐसी व्यवस्था के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से, जैसा हमने पिछली कक्षा में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार की सूचियां बनी हुई हैं। उन सूचियों में विषय लिखे हुए हैं और उन विषयों के अनुसार सरकारें काम करती हैं। आपको याद करना है, एक ही जन समूह पर शासन करती हैं। संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली जो सरकारें होती हैं वो एक ही जन समूह पर शासन करती हैं। चौथी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और ये न्यायपालिका जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, साथ ही सत्ता पर या सरकार पर भी नियंत्रण रखती है। किसी प्रकार का कोई गलत कानून या किसी प्रकार किसी के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर लेती है। तो ये हुए आपके
4 बिंदु। अब 4 के साथ ही ये समस्या और रहती है कि हो सकता है 4 में से कोई एक बिंदु हमें याद ना रहे, तो इसके लिए हम 2 अतिरिक्त बिंदु याद कर लें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी ये बताया था कि बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की आपकी मार्कशीट में जो अंक छपेंगे उसी के हिसाब से आपकी स्टेटस तय होगी आगे के लिए। तो इसमें 4 बिंदु तो हमने ये देख लिए, 4 इसकी विशेषताएं देख ली। 5वीं विशेषता हम और देख सकते हैं कि राजस्व का निर्धारण, राजस्व स्रोत का स्पष्ट निर्धारण होता है। संघीय शासन व्यवस्था में राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण होता है। राजस्व का मतलब क्या होता है? टैक्स। अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिनसे सरकार को पैसा मिलता है, क्योंकि सरकार तो क्या कुछ भी नहीं चलता है, बिना पैसे के कुछ चलता ही नहीं है। और आजकल का जमाना ये कलयुग है, पैसे का युग है, इसमें बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं है। आपको भी पता और मुझे भी पता है, बिना पैसा कोई कनपटाम ही बंदे, क्योंकि कनपटाम दे जाए, अगला को उसके ओटी लाग जाए, अगला दांत टूट जाए, बिना हॉस्पिटल में जार खर्चो करना पड़े। इसलिए बिना पैसा आज का जमाना में कोई कनपटाम ही बंदे। इसलिए हमें ये देखना है कि राजस्व का मतलब होता है टैक्स, पैसा। सरकार के पास योजनाएं चलाने के लिए, कानून चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? तो इसके जितने भी सोर्स हैं, जितने भी स्रोत हैं, वो स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं संविधान में कि किन किन चीजों पर राजस्व, कौन कौन सी चीजों से टैक्स राज्य सरकार लेगी, कौन कौन सी चीजों से टैक्स केंद्र सरकार लेगी। इनके स्रोत निर्धारित है। फिर एक विशेषता और देख लो आप याद करने के लिए। हालांकि आमतौर पर 4 नंबर के प्रश्न में हम 4 विशेषताएं लिखते हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए आप 6 याद रखेंगे, 6 याद करेंगे तो कम से कम 4 तो आपको याद रहेंगी। अब ये जो निर्धारण है, शक्तियों का स्पष्ट जो विभाजन है, इस विभाजन को संविधान द्वारा विभाजन किया हुआ होता है। इसको कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कोई भी सरकार, यानी ना केंद्र की और ना राज्य की, कोई भी सरकार अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इन चीजों में ये संविधान का मूल फ्रेमवर्क है। इसमें अगर बदलाव करना है तो लगभग ये असंभव होता है, क्योंकि इसमें बदलाव करने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत से, 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है, और फिर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी वो प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है, तब जाकर के इसमें कोई परिवर्तन होता है, जो लगभग बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से हम अब 6 विशेषताएं देखते हैं कि ये जो सरकार, कोई भी सरकार, ना राज्य सरकार बदल सकती है, ना केंद्र सरकार इसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। संविधान ने जैसा विभाजन कर दिया उसी के हिसाब से सरकारें आमतौर पर चलती हैं। तो अब 6 विशेषताएं हो गई। 6 में से 4 विशेषताएं तो आपको याद करनी ही करनी है। 6 विशेषताओं को एक बार दोबारा देख सकते हो आप। 2 स्तर की सरकारें होती हैं संघीय शासन व्यवस्था में, 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, एक बस 2 लाइन लिख दी। फिर संविधान, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान के द्वारा शक्तियों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट विभाजन किया हुआ होता है। एक ही जनसमूह पर शासन करती है, यानी दोनों स्तर, केंद्रीय सरकार भी और राज्य स्तर या प्रांतीय सरकार भी एक ही जनसमूह पर, यानी एक ही लोगों के समूह पर, एक ही नागरिकों पर शासन करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है इनमें, और इसके पश्चात राजस्व का स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण होता है। कोई भी सरकार अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती है इन सारी चीजों में। जो फ्रेमवर्क बना हुआ है संविधान का, ये मूल ढांचा कहलाता है, मूल ढांचे में परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा प्रश्न तैयार हुआ 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न इसके तैयार किए, दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के हुए। अब हम इसी पार्ट को आगे देखेंगे। इसमें अगला बिंदु हम ये देखेंगे कि ये जो संघीय सरकारें हैं, जो संघों का निर्माण हो रहा है, ये संघों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके संबंध में हमें एक सामान्य सी जानकारी हम लेते हैं कि संघीय शासन व्यवस्थाओं में जो संघों का निर्माण होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक जो है वो तो होता है उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अर्थ ये हुआ कि जब संघ का निर्माण हो रहा है उस समय उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, उस समय उसकी हालात, स्थितियां कैसी रही। आमतौर पर संघों का जो निर्माण होता है, संघीय व्यवस्थाओं में संघ का निर्माण होता है, वो 2 प्रकार से होता है। संघ 2 प्रकार से बनता है। संघ 2 प्रकार से कैसे बनता है? 2 या
दो से अधिक, दो या दो से संघ का निर्माण करें। एक तो होता है ये, दो या दो से अधिक देश हैं वो आपस में मिलकर के अपनी सर्वोच्च सत्ता किसी एक संस्था को सौंप करके उसकी सत्ता को स्वीकार करें, अपनी सत्ता या अपने कुछ अधिकार उसे सौंपें और उसके शासन के अधीन एकजुट हो, संगठित हो। ये तो होता है संघ का एक रूप। और दूसरा संघ का पहला रूप तो ये, और संघ का दूसरा रूप होता है कि एक ही देश के विभिन्न राज्य एक संघ के रूप में संगठित हो। दो या दो से अधिक मिलकर के, दो या दो से अधिक देश मिलकर के एक संघ बना सकते हैं, या दो या किसी एक देश के विभिन्न राज्य मिलकर के एक संघ के रूप में रह सकते हैं। इनके दोनों के उदाहरण आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम भारत, यानी भारत में विभिन्न राज्य हैं, उनको एक साथ संयुक्त करके, संयोजित करके संघ का निर्माण किया गया है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है। और दो या दो से अधिक देश मिलकर के, छोटे छोटे देश मिलकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं, वो है अमेरिका। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अमेरिका। तो ये हो गया संघ का निर्माण। छोटा सा बिंदु है, संघ का निर्माण कैसे होता है। संघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर संघ का निर्माण होता है, जिसमें दो या दो से अधिक देश मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं, जैसा अमेरिका में हुआ। इसके अलावा आप स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी ऐसा ही एक संघ है। ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही एक संघ है। और इस संदर्भ में एक देश के विभिन्न राज्य मिलकर के अगर एक संघ का रूप ग्रहण करें तो उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, भारत है। इसके अलावा बेल्जियम है। ये इस प्रकार के दूसरे प्रकार के संघ के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था, इसको हम देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था को, तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो, उसकी विशेषताएं क्या हैं। संघीय शासन की हमने जो पीछे विशेषताएं देखी, उन्हीं विशेषताओं को भारत पर अगर हम अप्लाई करें तो ये होती हैं या नहीं। तो भारत, जैसा हमने संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखी, उसी प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। अब विशेषताओं में सारी विशेषताएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही विशेषताएं यहां पर हमारे इस अध्याय में दी गई हैं। जैसे एक भाषा नीति की विशेषता दी गई है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, और भाषा नीति दी गई है, केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, और इसके बाद अपना भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये चार महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए। वो बिंदु देखो, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। पहला बिंदु तो संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में अगर हम देखें भारत में संघीय व्यवस्थाएं, तो उसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, दूसरी विशेषता है भारत में भाषा नीति, और तीसरी विशेषता जो है वो है केंद्र राज्य संबंध, और चौथी विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात शक्तियों का बंटवारा, जिसके बारे में हमने पिछली 2-3 कक्षाओं में भी चर्चा की है कि शक्तियों का बंटवारा भारत की संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि भारत में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया हुआ है। तो भारत में संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत के संविधान में
3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची जिस पर सारे के सारे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची जिस पर सारे के सारे कानून राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। अगर दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया गया कानून प्रभावी होगा। अब स्पष्ट रूप से संविधान में बाकायदा लिस्टेड किया गया, लिस्ट बनाई गई है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। संघ सूची में आमतौर पर जो मोटे विषय हैं वो देश की सुरक्षा से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा, तार, संचार, ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बैंकिंग, जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है, वो सारे बिंदु संघ सूची में डाल दिए गए। इन सारे बिंदुओं पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। फिर राज्य सूची, राज्य सूची में जो राज्य सरकारों के स्थानीय, आमतौर पर जो पूरे देश की से जुड़ा हुआ मामला नहीं होता है, वो आमतौर पर राज्य सूची में डाला जाता है। और संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि राज्य सूची में जो भी कानून डाले गए हैं उन पर कानून बनाने का, जो भी विषय डाले गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार एकमात्र राज्य सरकार को होगा। तो इसमें जैसे गृह रक्षा, गृह रक्षा से संबंधित जो भी मामला है जिसमें हम अपने पुलिस को लेते हैं, इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित जितने भी आरएसी, राजस्थान पुलिस, अपने अगर राज्य की बात करें तो पुलिस व्यवस्था आमतौर पर गृह रक्षा में आती है। तो ये सारे कानून, इससे संबंधित जितने भी नियम कानून कायदे हैं वो राज्य सरकार बनाती है। इसके अलावा मेलों का आयोजन करना है, मेलों का आयोजन करना ये भी राज्य सरकार का काम है। इसके अलावा गृह रक्षा में आपका पुलिस आएगा, इस व्यापार वाणिज्य की जो चीजें हैं वो इसमें इस सूची के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जैसे जो काम हम कर रहे हैं, मतलब शिक्षा, पढ़ाई, शिक्षा से संबंधित, और शिक्षा के पश्चात विवाह हो गया, मजदूर संघ हो गए, ऐसे बिंदु हैं जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में जो भी विषय है उन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा भारत में संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है। और भारतीय संघीय व्यवस्था की ये पहली विशेषता, ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत के संविधान ने शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी बड़ा प्रश्न है, ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इसमें हमें विस्तार से लिखना और समझना इसको आवश्यक है। भाषाई राज्य, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, हालांकि यह आवाज स्वतंत्रता आंदोलन के समय से भी चल रही थी, और स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे नेता थे उन्होंने भी लोगों से वादा किया था कि देश आजाद होने के पश्चात हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे और उनमें भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। लेकिन समस्या क्या आई, इस भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देश के नेताओं ने टालने की कोशिश की। अब टालने की कोशिश क्यों की गई, उसके पीछे कारण यह था कि देश आजादी के समय धर्म के आधार पर 2 भागों में पहले ही बंट चुका था। तो नेताओं को, उस समय के तात्कालिक नेताओं को यह डर सताने लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे, भाषा के हिसाब से राज्य बना देंगे, तो हो सकता है देश के और ज्यादा टुकड़े हो जाएं। ये चीज उनके दिमाग में बैठ गई। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के नेताओं ने
इनको टालने की ही कोशिश की, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग इतनी जोर पकड़ने लग गई कि सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ही पड़ा। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इसकी तीव्र मांग उठी। आंध्र प्रदेश में इसकी तीव्र मांग उठी और एक स्थानीय नेता थे रामालू, पोट्टी श्री रामालू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। पोट्टी श्री रामालू ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के अनशन शुरू कर दिया और हुआ ये कि रामालू की मृत्यु हो गई अनशन के समय। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इनके चाहने वाले और इनके अनुयायी थे वो उग्र हो गए और हिंसा भड़क उठी। इसलिए सरकार को उसी समय, केंद्र सरकार को, भारत सरकार को उसी समय फैसला लेना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी कि बाकायदा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा और इस मामले को वार्ता करके, समझौता करके, लोगों को आश्वासन देकर के शांत किया गया। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। यह हुआ भाषाई राज्य। अर्थात वही बात, बिंदु हमारा संघीय शासन व्यवस्था और सत्ता के साझेदारी से संबंधित रिलेटेड चल रहे हैं। तो हमारे देश में जैसा श्रीलंका ने किया तमिलों के साथ, वैसा ना करके भाषा के आधार पर लोगों ने मांग की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो हमारे देश के नेताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया। अब जिससे, हालांकि नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे तो देश टूट सकता है, दोबारा देश के सामने ऐसी विभाजन की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आज भी देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, भाषा के आधार पर राज्य बने थे और देश को टूटने की बजाय देश की एकता में फायदेमंद साबित हुए। और आज भी हमारा देश उसी प्रकार से आराम से संचालित है। और इसके पश्चात अगला बिंदु इन विशेषताओं में आता है भारत की भाषा नीति, भारत सरकार की भाषा नीति। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं। मूल रूप से मातृभाषा के रूप में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। भाषा के संबंध में, अगर हम इन भाषाओं के संबंध में हम देखें तो मातृभाषा के रूप में 1300 के लगभग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत के नेताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा बताया। थोपा नहीं गया, कंपलसरी नहीं किया गया। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हिंदी भाषा में ही काम करना पड़ेगा। और लेकिन जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो दक्षिण भारत के लोगों ने इस पर विरोध जताया कि हिंदी नहीं, अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया जाए। तो हालांकि संविधान में 1965 तक अंग्रेजी में कामकाज के लिए छूट दी गई थी कि 1965 तक अंग्रेजी भाषा को भी राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है और काम चलता रहेगा, राजकीय काम चलता रहेगा। लेकिन भारत के नेताओं ने अब भी अंग्रेजी को उसी रूप में राजभाषा, राजकीय कामकाजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया। अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी हमारे देश में, जैसा अभी मैंने बताया, 1300 के लगभग मातृभाषाएं हैं। उन भाषाओं को अन्य बड़े भाषा समूह में मिला करके, शामिल करके मिलती जुलती भाषाओं को एक समूह बना करके और कुल मिलाकर 22 भाषाओं को संविधान में दर्ज किया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। इन 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। भारत के संविधान में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं का मतलब है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में
इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप राजकीय काम कर सकते हैं, किसी भी भाषा में कोई भी नेता मंत्री शपथ ले सकता है, और इन भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं को भारत में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया। इसका मतलब हमारी संघीय व्यवस्था में विविधताओं को, विविध प्रकार की भाषाओं को समेटा गया, विविधताओं का सम्मान किया गया इस प्रकार से। और भारत में वैसे हमें पता है, आप भी ध्यान रखें, हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी। अब हम अगला देखते हैं। अगला बिंदु आता है संघीय व्यवस्थाओं की विशेषताओं में केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध भी हमारी संघीय विशेषता, हमारे संघवाद का, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम देखें तो जैसा हमने पहले ही बिंदु में देखा था, केंद्र और राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया हुआ होता है। संविधान में साफ तौर पर लिखा होता है कि केंद्र का क्या अधिकार है, राज्य का क्या अधिकार है, राज्य कहां कानून बनाएगा, केंद्र कहां कानून बनाएगा। प्रारंभिक वर्षों में केंद्र में और राज्यों में लगभग एक ही दल, कांग्रेस दल की सरकार थी। उस समय तक तो ठीक था, लेकिन आगे चल करके जब केंद्र और राज्य सरकारों में, केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनने लगी, तो केंद्र सरकार ने कई दफा राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया, अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, क्योंकि राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की सत्ता या सरकार थी। ये लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल प्रक्रिया थी। ऐसी घटनाएं जब घटित होने लगी तो नेताओं ने और कोर्ट ने, न्यायपालिका ने, तीसरी, जैसा हमने क्षतिज वितरण में देखा था ना कि केंद्र सरकार के बराबर में इकाई न्यायपालिका भी होती है, तो न्यायपालिका ने और केंद्र सरकार के नेताओं ने ये मिल तय किया कि ऐसी स्थिति या ऐसी जो भावना है, ऐसा जो काम है, ये संवैधानिक भावनाओं के, संविधान की मूल फ्रेमवर्क के खिलाफ है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ संविधान में प्रावधान किए गए कि बिना किसी कारण के किसी भी राज्य में, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता, वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल करके जब देश में गठबंधन सरकार बनने लगी किसी एक दल की, यानी ये हम मान सकते हैं कि 70-80 के दशक के बाद गठबंधन सरकारें बनने लगी। गठबंधन सरकारें जब बनने लगी तो स्थिति बदल गई। फिर ऐसी स्थिति नहीं आई, सरकारों को बर्खास्त करने वाली स्थिति नहीं आई, क्योंकि क्षेत्रीय दल या अन्य दल जिनकी सरकारें राज्यों में बनी थी, उन दलों को केंद्र सरकार में भी अपना प्रतिनिधित्व मिला, गठबंधन किया गया, बड़ी पार्टियों के साथ इनका गठबंधन हुआ और सारे क्षेत्रों की क्षेत्रीय पार्टियों की जितनी विविधताएं थी उनको समेकित किया गया। धीरे धीरे आगे चल करके गठबंधन सरकारों का दौर आने के पश्चात ऐसी स्थितियां नहीं आई। कुछ कानूनी प्रावधान भी बनाए गए कि बिना किसी कारण के किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जब केंद्र की जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी अकेली सरकारें नहीं बनी, केंद्र में भी उनकी वो सत्ता में नहीं आई, तो उन्हें क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना पड़ा मजबूरी में, और स्थानीय जो सरकारें थी, स्थानीय जो दल थे, उनका सहयोग लेना पड़ा। और इसके पश्चात ये मजबूर हो गई कि ये किसी भी राज्य के प्रशासन में बेमतलब की दखलंदाजी नहीं कर सकती। अब इसके पश्चात हमारी अगली विशेषता आती है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब इसको शॉर्ट रूप में तो हम ये कह सकते हैं, इस प्रश्न की विशेषता
के साथ अगर हम लिखें, इसकी चौथी विशेषता अगर हम लिखें सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में, तब तो हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास प्रारंभ से ही किए गए थे। देश के स्वाधीनता के स्वतंत्रता के समय से ही ये प्रयास शुरू थे। पंचायती राज व्यवस्थाओं के रूप में तीसरा स्तर बनाया गया था। लेकिन उस समय ये जो विकेंद्रीकरण था, ये एक तरह से हम कह सकते हैं नाम मात्र का था, क्योंकि स्थानीय शासन की जो इकाइयां थी वो संवैधानिक नहीं थी, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए नाम मात्र की थी। इनका ना कोई समय पर चुनाव होता था, ना इनके पास कोई अधिकार थे, ना कोई विशेष इनका राजस्व स्रोत था, ना इनके पास बजट होता था। ये नाम मात्र की पंचायतें हुआ करती थी। लेकिन आगे चल करके संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद इन संस्थाओं का असली अस्तित्व सामने आया। अब ये इस प्रश्न की विशेषता के रूप में तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए स्वतंत्रता के समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वास्तव में असली विकेंद्रीकरण 1992 के पश्चात प्रारंभ हुआ, जब इन स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार मिले। ये तो हो गई अपने इस प्रश्न की विशेषताएं। इसके बाद विकेंद्रीकरण का जो प्रश्न है वो पृथक भी पूछा जा सकता है। चौथे प्रश्न के रूप में हम इस पाठ में देखेंगे कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझाओ। तो प्रश्न के रूप में ये जो बिंदु है, इसका अलग 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है अपने बोर्ड परीक्षा में। और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझाओ। तो अब हमें वो छोटा सा ना लिख करके हमें विस्तार से इस बिंदु को समझाना है। वो बिंदु इस प्रकार से समझाएंगे हम कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सबसे पहले तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, इसमें साथ में और भी जोड़ा जा सकता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए और भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण समझाओ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, इसको अगर हम समझाएं, इसका अर्थ देखें, परिभाषिक रूप में देखें, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, केंद्र तथा राज्यों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाए, स्थानीय सरकारों को दे दी जाए। देना, यह हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण की परिभाषा कि केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास जितने विभिन्न प्रकार के, जैसा हमने पीछे पढ़ा है ना, संविधान में दिया गया है, केंद्र सरकारों को अलग शक्तियां दी गई, राज्य सरकारों को अलग शक्तियां दी गई। केंद्र और राज्य सरकारों को जो शक्तियां दी गई, उन्हीं में से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को अगर दे दी जाए तो वो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब है बांटना, केंद्रीकरण का मतलब है एक जगह इकट्ठा करना, केंद्रीकृत करना, सेंट्रलाइज करना, और विकेंद्रीकरण का मतलब है डिसेंट्रलाइज करना, मतलब बिखेर देना, तो सत्ता को बिखेर देना। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है इसका अर्थ, और एक तरह से हम मान सकते हैं परिभाषा आप ये याद कर लें कि केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को शक्तियां दे देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। कंसेप्ट क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि राजनीतिज्ञों और विचारकों को के दिमाग में यह आया कि किसी भी मुद्दे पर स्थानीय लोग ज्यादा समझ रखते हैं, क्योंकि देश विविधताओं से भरा होता है। देश में कई प्रकार की विविधताएं होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को स्थानीय लोग, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम कक्षा में पढ़ रहे हैं तो कक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो वो कक्षा के विद्यार्थी ही समझ सकते हैं। कक्षा के विद्यार्थी उनका समाधान भी अच्छा बता सकते हैं और समस्याएं समझ में भी उनको अच्छी आती है। अब एक गांव पर जाने वाला आदमी है, मजदूरी करने वाला आदमी है, उसको क्या पता कक्षा में क्या समस्या आती है। तो कई प्रकार की कक्षा में समस्या आती है। जैसे कई बार आपके गुरुजी आपको लप्पा भी मार देते हैं, वो भी कक्षा में समस्या आती है। तो मजदूरी करने वाला आदमी ये थोड़ी समझता है कि कक्षा में थप्पड़ भी लगता है,
उसको तो कोई थप्पड़ देगा तो वो तो उसके हाथ में ईंट होती है, ईंट उठा के खोपड़ी में मारेगा। तो इसलिए कक्षा की समस्याएं जो हैं वो आप अच्छी तरह समझते हैं। उसी प्रकार राजनीतिज्ञों के दिमाग में ये आया, ये सोचा गया कि स्थानीय मुद्दे जो हैं उन पर केंद्र में बैठे या राज्य सरकार में बैठे लोगों की बजाय गांव के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं उनको और उनका निराकरण कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय सरकारों का गठन किया गया और स्थानीय सरकारों को शक्तियां दी गई। तो स्थानीय मुद्दों की समझ के लिए, स्थानीय मुद्दों की समझ और उनका समाधान भी अच्छा गांव के लोग ही कर सकते हैं। अब गांव में क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्याएं आती है, तो गांव के लोग जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। केंद्र सरकार में बैठे हुए, अब वहां पर एसी में बैठा हुआ आदमी को क्या पता होता है कि गांव में लाइट कटने पर कितने मच्छर काटते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो हैं, गांव में कितने नालियां हैं, कहां से नालियां बढ़नी है, पानी किधर से जाना है। नेताजी तो आते हैं, गाड़ी में आते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी आती है, सफेद चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं, अंदर एसी चल रही होती है, रोड पर गांव के अंदर से रोड पर फड़फड़ाते हुए निकल जाते हैं। उनको पता थोड़ी होता है गांव में असली समस्याएं क्या होती हैं। उन समस्याओं की असली समझ गांव के लोगों के पास होती है, स्थानीय लोगों के पास होती है। इसीलिए स्थानीय सरकारों को ज्यादा शक्तियां देने का विचार आया और इसी विचार को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास जो है वो भारत में कब से शुरू हो गया था? स्वतंत्रता के समय से ही शुरू हो गया था। आजादी के समय से ही, स्वतंत्रता के समय से ही, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों से ही शुरू हो गया था। 50 के दशक में ही इसके लिए प्रयास किए गए थे। पंचायतों का गठन भी किया गया, पंचायती राज का शुभारंभ किया गया, नेहरू जी के द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया। हमारे राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया था, नागौर जिले में, और पंचायतों का गठन किया गया और ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया। जिला स्तर पर जिला परिषदें भी बनाई गई और शहरों में भी नगर पालिकाएं और नगर निगम बनाए गए। लेकिन इस समय इनके पास क्या नहीं था? संवैधानिक दर्जा नहीं था। संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संविधान में इनको स्थायी जगह नहीं दी गई थी। इस कारण से इनके ना तो चुनाव होते थे टाइम पर, ना इनके पास कोई फंड आता था, ना इनके पास कोई काम होता था, नाम मात्र की ये संस्थाएं केवल मजाक बनकर रह गई। इस स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। कब? 1992 में। 1992 में क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। हमारे देश के संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन करके इन सारी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 में इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा, यह बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण चीज है, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। पंचायतों को, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। ये संवैधानिक दर्जा देने के बाद ही ये जो संस्थाएं हैं ये उठकर सामने आई और इन्होंने अपना काम करना प्रारंभ किया। संवैधानिक दर्जा देने के पश्चात इनके संबंध में कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष नियम बनाए गए और स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक निकाय का समय पर चुनाव होगा। समय पर चुनाव, स्थानीय संस्थाओं का, स्थानीय निकायों का समय पर चुनाव होगा। दूसरा किया गया कि चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का गठन होगा। कौन सा? राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था होगी जो इनका चुनाव कराएगी। महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इनमें महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने के पश्चात दिया गया और इसके अलावा इनको राजस्व अधिकार दिए गए। राजस्व के स्रोत निर्धारित किए गए। राजस्व के स्रोत निर्धारित कर दिए गए। इस प्रकार से स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जो हैं उनका निर्धारित समय पर चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, राजस्व के स्रोत निर्धारित किए गए और आरक्षण व्यवस्था में
SC ST OBC को भी आरक्षण दिया गया, या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया। ये मान सकते हैं हम कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये महत्वपूर्ण बदलाव आए 1992 के संवैधानिक दर्जे के बाद। पहले समय पर चुनाव नहीं होता था, चुनाव आयोग नहीं था, महिलाओं का आरक्षण नहीं था, राजस्व के स्रोत निर्धारित नहीं थे, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं था। 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसके पश्चात इनके समय पर चुनाव होने लगे, चुनाव आयोग का गठन किया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, राजस्व के स्रोत निर्धारित किए गए और पिछड़ा वर्ग को भी इनमें आरक्षण दिया गया। इन संस्थाओं का 1992 के पश्चात एक ढांचा तैयार किया गया। ढांचे में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति और पूरी सारे जिले की पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद बनाया गया। ये तो ग्रामीण स्वशासन का ढांचा। और शहरी क्षेत्र में भी, शहरों में नगरपालिकाओं का गठन किया गया। फिर बड़े शहरों में नगर परिषद जनसंख्या के आधार पर, और फिर महानगर जो हैं उनमें नगर निगम। इस प्रकार से शहरों में भी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। ये सारी बातें हम तब लिखेंगे जब हमें भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण को समझाओ, ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जाए। तो इसका हम 4 नंबर का उत्तर ये लिखेंगे। जो मैंने कुछ बातें आपको बताई, पहले बताई जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की परिभाषा, फिर सत्ता के विकेंद्रीकरण की परिभाषा के पश्चात विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई वो बात बताएंगे हम। तो इसमें देखो 2 बिंदु और जोड़ने हैं आपको उत्तर में, एक तो इसकी परिभाषा और इसके पश्चात आवश्यकता, ये बिंदु और जोड़ने हैं। इसके पश्चात इनमें बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव कब आया? 1992 में, जब इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। दर्जे से पहले ये सारी चीजें नहीं थी, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ये सारी चीजें हुई, और ये गांव में ढांचा, ग्रामीण स्वशासन का ढांचा, और ये नगरीय स्वशासन का ढांचा। ये सारी बातें हम इसमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। इसी में एक अन्य प्रश्न और बनता है जो भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि 1992 से पूर्व है और 1992 के पश्चात। हमारे पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्नों में भी ये प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो वो उत्तर इसी में है, इसी प्रश्न में उत्तर है इसका कि 1992 के पश्चात ग्रामीण स्वशासन में या स्थानीय स्वशासन इकाइयों में क्या अंतर आया या परिवर्तन आया? स्थानीय स्वशासन में क्या अंतर आया? तो ये हम यहीं पर जो मैंने आपको बताया 1992 से पहले ये चीजें नहीं थी, 1992 के बाद ये चीजें मिल गई, ये इनका अंतर हो गया। क्लियर? ये आपका जो दूसरा पार्ट है ये 4 नंबर का पार्ट है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा और आप ये 5 प्रश्न तैयार कर लें। इन 5 प्रश्नों के अलावा इसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये पूरे पार्ट को समेटते हुए 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को हमने विस्तार से समझा है। आप अच्छी तरह से इनको तैयार करें, लिखें और इनके नोट्स बनाएं, उत्तर लिखें और बोर्ड परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दें। धन्यवाद।